कहानी की शुरुआत में एक अंधेरे और डरावने कमरे में किम घुटनों के बल रो रहा होता है। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसे ये सजा मिल रही है। तभी एक रहस्यमयी औरत उसके माथे में गोली मारती है, फिर उसे प्लेन से नीचे फेंक देती है। लेकिन गोली लगने के बाद भी किम की आंख खुल जाती है। ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ था, जब किम एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। तभी एक आदमी सड़क पर दौड़ता है और कार से टकरा जाता है। किम उसकी मदद करता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ते ही मर जाता है। ये हादसा उसे अंदर तक हिला देता है। इंटरव्यू में भी उसका ध्यान वहीं अटका रहता है। वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता। नौकरी हाथ से निकल जाती है। ग्रेजुएशन के बाद उस पर भारी कर्ज होता है, इसीलिए वो डिलीवरी बॉय और वेटर जैसी नौकरियां करता है। उसके पिता मर चुके होते हैं। उसकी माँ सफाई कर्मचारी है। वो पहले ही उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ लगा चुकी होती है। किम लगातार नौकरी के लिए ट्राई करता रहता है, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही मिलता है। 7 साल बाद उसे फिर उसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का मौका मिलता है। टाइयू उसका रिज्यूमे देखकर प्रभावित होता है। किम उम्मीद लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी दोस्त का फोन आता है। जिस बिजनेस में उन लोगों ने पैसा लगाया था, वो दोस्त सारे पैसे लेकर गायब हो चुका होता है। किम गुस्से में उसके घर पहुंचता है। दरवाजा पीटता है, कोई जवाब नहीं मिलता। वो फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़ने लगता है। आखिर में टूटकर घुटनों पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे तोड़फोड़ के आरोप में पकड़ लेती है। वो अपने दोस्त को गिरफ्तार करने की मांग करता है, लेकिन पुलिस कहती है कि बिजनेस में पैसा डूबना जुर्म नहीं है। शाम को वो अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से मिलता है। वो एक आदमी की कार से उतरती है। उस आदमी ने उसे फूल दिए होते हैं। जीसू उसके पास आती है। शराब की बदबू से समझ जाती है कि वो पीकर आया है। वो उसकी मदद के लिए पैसों का लिफाफा देती है, लेकिन किम को लगता है कि उस पर तरस खाया जा रहा है। उसे लगता है कि वो सिर्फ बोझ बन चुका है, इसीलिए वो जीसू से रिश्ता खत्म कर देता है। घर पहुंचते ही उसे एक और झटका मिलता है। मकान मालिक उसे निकाल चुका होता है। किराए के बदले डिपॉजिट भी रख लेता है। उसका सारा सामान बारिश में पड़ा होता है। वो जितना बचा सकता है बचा लेता है, लेकिन सुबह तक उसका काफी सामान खराब हो चुका होता है। पूरी रात सड़क पर बिताने के बाद उसे कंपनी का मैसेज मिलता है। वो इंटरव्यू में फिर फेल हो गया होता है। अब वो पूरी तरह टूट जाता है और शहर के बीच अपनी जान दे देता है। अपनी माँ का फोन भी नहीं उठाता। कुछ पल बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर उसकी आंख एक प्राइवेट प्लेन में खुलती है। शीशे में अपना चेहरा देखकर वो चौंक जाता है। उसका चेहरा बदल चुका होता है। सामने वही रहस्यमयी औरत बैठी होती है। उसके हाथ में किम का सुसाइड नोट होता है। वो उसे जला देती है, फिर चश्मा उतारती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। अचानक किम एक डरावनी जगह पहुंच जाता है। बीच में ऊंचा टावर, चारों तरफ लाल समंदर और उस पर चढ़ते राक्षस। वो औरत बताती है कि वो डेथ है। किम ने अपनी जान लेकर उसका अपमान किया है, अब उसे सजा मिलेगी। डेथ उसका गला पकड़ती है, फिर उसे नीचे फेंक देती है। गिरते वक्त राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नीचे समंदर में भी डरावने जीव उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पानी में गिरते ही उसकी आंख फिर प्लेन में खुल जाती है। डेथ कहती है कि अब उसे 12 और मौतें मरनी होंगी। हर बार उसकी आत्मा ऐसे इंसान के शरीर में जाएगी जिसकी मौत तय है, लेकिन अगर वो मौत से बच गया तो उसे वही जिंदगी मिल जाएगी। किम को इसकी परवाह नहीं होती। वो तो पहले ही मरना चाहता था। तभी डेथ गायब हो जाती है। प्लेन भयंकर तूफान में फंस जाता है। डरकर किम तुरंत लाइफ जैकेट पहन लेता है। सीट बेल्ट भी बांध लेता है। फ्लाइट अटेंडेंट आकर कहती है कि ये सिर्फ टर्बुलेंस है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। किम इधर उधर देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अब एक बेहद अमीर इंसान के शरीर में है। तभी एक चमकता हुआ पत्थर किम के दिमाग में समा जाता है। उसे उस शरीर की पूरी यादें मिल जाती हैं। ये आदमी उसी बड़ी कंपनी का सीईओ है जहां किम ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। वो बचपन से ही अमीर रहा है। उसका बड़ा भाई टे ऊ है। दोनों बचपन से हर चीज में एक दूसरे से मुकाबला करते आए हैं। यहाँ तक कि कंपनी का मालिक कौन बनेगा इसमें भी आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है। पिता उसी को नया सीईओ चुन लेते हैं। ये शानदार जिंदगी देखकर किम खुश हो जाता है। वो इसी शरीर में हमेशा रहना चाहता है, लेकिन तभी प्लेन का एक इंजन फट जाता है। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। अंदर का सामान इधर उधर फिसलने लगता है। किम किसी तरह बचते हुए वापस अपनी सीट तक पहुंचता है और सीट बेल्ट बांध लेता है। पायलट पूरी कोशिश करता है, लेकिन प्लेन काबू में नहीं आता। आग फैलने लगती है। प्लेन में बड़ा छेद हो जाता है। पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट उसी छेद से बाहर खिंच जाते हैं। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। पूरा प्लेन आग में घिर जाता है। किम जिंदा जलकर मर जाता है। फिर उसकी आंख उसी अंधेरे कमरे में खुलती है। अब वहाँ बंजर जमीन, एक डरावना चमकता दरवाजा और डेथ की मेज होती है। मेज पर रखी घड़ी उसकी बची हुई जिंदगियों की गिनती दिखा रही होती है। डेथ अपनी बंदूक में गोलियां भरते हुए सब समझाती है। जिन लोगों के शरीर में किम जा रहा है उनकी आत्माएं पहले ही मर चुकी हैं, इसीलिए वो उनकी जिंदगी नहीं चुरा रहा, बस उनके शरीर को एक और मौका मिल रहा है। अगर वो सभी जिंदगियों में मर गया तो सीधा नरक जाएगा। फिर डेथ उसे नरक की एक झलक दिखाती है। वो उसे दरवाजे के पीछे ले जाती है। किम डर से कांप उठता है। बाहर आते ही उसका बुरा हाल हो जाता है। वो पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया कि नरक की सजा मिल रही है। डेथ कहती है उसने उसे ढूंढने से पहले खुद मौत को चुन लिया, यही उसका गुनाह है। फिर वो बताती है कि अगर वो 12 में से किसी एक जिंदगी में बच गया तो शायद नरक से भी बच सकता है। अब किम जीने का फैसला करता है। डेथ फिर उसे गोली मार देती है। अगले ही पल वो नए शरीर में आसमान से गिर रहा होता है। उसने स्पोर्ट्स जंप सूट पहन रखा होता है, लेकिन उसके पास पैराशूट नहीं होता। घबराकर वो नीचे देखता है। उसके साथ 3 और लोग भी कैमरे लेकर कूद रहे होते हैं। तभी एक आदमी उड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त चमकता पत्थर फिर उसके दिमाग में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि ये आदमी खतरनाक स्टंट करने का दीवाना है। वो कई पागलपन भरे कारनामे कर चुका है और 4 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना चुका है। आज उसका सबसे बड़ा चैलेंज है उसे बिना पैराशूट के बहुत ऊंचाई से कूदकर नीचे लगे सेफ्टी नेट पर उतरना है। पूरा देश इसे लाइव देख रहा होता है। अगर वो सफल हुआ तो उसका स्पॉन्सर उसे 3 अरब कैश देगा। यादों में किम उस स्पॉन्सर को लाइटर से खेलते हुए भी देखता है। इतने पैसों
पैसों का लालच देखकर किम चैलेंज पूरा करने की ठान लेता है। वो मदद करने वाले आदमी को दूर धक्का दे देता है। अब वो तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगता है। असल आत्मा जा चुकी होती है, लेकिन शरीर की सारी स्किल्स अभी भी मौजूद होती हैं। इसलिए किम अब डरने की बजाय जोश महसूस करता है। लेकिन आखिरी पल में वो सेफ्टी नेट चूक जाता है। वो सीधे जमीन पर गिरता है और मौके पर ही मर जाता है। फिर उसकी आंख उसी अंधेरे कमरे में खुलती है। वो डेथ से कहता है कि उसने किसी का नुकसान नहीं किया। फिर उसे पापी क्यों कहा जा रहा है? डेथ उसे स्वार्थी कहती है। वो कहती है कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी मौत से कितने लोगों को दर्द मिला। इतना कहकर वो फिर गोली मार देती है। अब किम तीसरी जिंदगी में पहुंच जाता है। इस बार वो एक स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के शरीर में होता है। वो देखता है कि एक क्लासमेट अभी अभी मरे पैराशूट वाले की वीडियो देखकर हंस रहा है। तभी किम समझ जाता है कि ये सारी जिंदगियां एक ही दुनिया की हैं। उसका मन करता है कि वो उस लड़के को पीट दे, लेकिन तभी चमकता पत्थर फिर उसके दिमाग में समा जाता है। उसे उस लड़के की पूरी कहानी पता चल जाती है। उसके पिता तब मर गए थे जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसकी माँ अकेले मेहनत करके उसे पाल रही होती है, लेकिन स्कूल उसके लिए नरक बन चुका था। जिनसंग और उसके दोस्त रोज उसे पीटते, लूटते और बेइज्जत करते थे। कभी उस पर दूध फेंकते, कभी वीडियो बनाकर उसका मजाक उड़ाते। फिर भी वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो। आखिर तंग आकर उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। ये जानकर किम समझ जाता है कि उसे सिर्फ एक काम करना है, उसे अपनी जान नहीं देनी है। तभी जिनसंग उसके पास आता है। वो उसे दूध लाने का हुक्म देता है और थप्पड़ मार देता है। लेकिन इस बार किम चुप नहीं रहता। वो कुर्सी उठाकर जिनसंग के पीछे दौड़ पड़ता है। एक लड़का उसे रोकने आता है। किम उसे भी तुरंत गिरा देता है। फिर जिनसंग को खिड़की से दबाकर माफी मांगने को कहता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे जोर से गिरा देता है। वो तेस्योक होता है। बेहद ताकतवर तेस्योक पल भर में किम पर भारी पड़ जाता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। फिर तेस्योक और उसका दोस्त किम को पकड़ लेते हैं। जिनसंग मौका पाकर उसे लगातार मुक्के मारता है। पूरी क्लास डरकर ये सब देखती रहती है। तभी टीचर आ जाता है। सब अपनी अपनी सीट पर लौट जाते हैं। लेकिन छुट्टी के बाद जिनसंग और उसका गैंग फिर किम को घेर लेते हैं। वो उसे बेरहमी से पीटते हैं। मारपीट देखकर तेस्योक भी कहता है कि अब बस करो, लेकिन जिनसंग नहीं रुकता। वो तभी रुकता है जब उसकी पसंद की लड़की वहाँ आ जाती है। बाद में किम लड़के के घर पहुंचता है। वहाँ उसकी माँ की तस्वीरें और नोट्स देखकर उसे अपनी माँ याद आ जाती है। उस लड़के की माँ रात का खाना बनाकर काम पर चली जाती थी। बहुत थक जाती थी। अपनी पुरानी जिंदगी याद करके किम को एहसास होता है कि वो भी कभी अपनी माँ का काम बांटने उसके साथ जाता था। थोड़ी देर बाद लड़के माँ घर लौटती है। उसे अपने बेटे के बदले हुए व्यवहार पर हैरानी होती है। किम की आंखें भर आती हैं। अगले दिन किम वॉशरूम में तेस्योक से बात करता है। वो पूछता है, तुम इतने ताकतवर होकर भी जिनसंग की बात क्यों मानते हो? तेस्योक बताता है कि असली बॉस जिनसंग नहीं है, स्कूल का एक सीनियर गैंग लीडर है। जिनसंग उसी गैंग का आदमी है। अगर उससे पंगा लिया तो सीनियर सबकी जिंदगी खराब कर देंगे। दोपहर में जिनसंग फिर किम को मारता है। इस बार किम चुप नहीं रहता। वो नूडल्स से भरा कटोरा उसके सिर पर उड़ेल देता है। जिनसंग गुस्से में तेस्योक को उसके पीछे भेजता है, लेकिन तेस्योक मना कर देता है। वो कहता है, पहले मुझे खाना खाने दो। फिर जिनसंग से कहता है कि जाकर पहले अपना सिर धो लो। पूरी कैंटीन हंसने लगती है। तभी पता चलता है कि ये सब किम की योजना थी। उसने पहले ही तेस्योक से बीच में न पड़ने को कहा था। बेइज्जत होकर जिनसंग अपने सीनियर गैंग को बुला लाता है। कुछ ही देर में पूरा गैंग क्लास में पहुंच जाता है, लेकिन गैंग लीडर सच्चाई सुनकर भड़क जाता है। वो जिनसंग को कायर कहता है। सिर्फ एक कमजोर लड़के के लिए गैंग बुलाने पर उसे डांटता है। फिर उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि आज के बाद उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। किम मुस्कुराकर जिनसंग का मजाक उड़ाता है। जिनसंग गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन इस बार तेस्योक पहले ही उसे मुक्का मार देता है। अब पूरे स्कूल में कोई भी जिनसंग की इज्जत नहीं करता। बेइज्जत होकर वो क्लास से बाहर भागता है। बाहर वो देखता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसी सीनियर गैंग लीडर के साथ है। शाम को किम दौड़ लगाने निकलता है। तभी एक ट्रक उसे लगभग कुचल देता है, लेकिन ड्राइवर आखिरी पल में ब्रेक लगा देता है। किम उसी में उलझा रहता है। उसे पीछे से आता जिनसंग दिखाई नहीं देता। जिनसंग ईंट मारकर उसे गिरा देता है। फिर उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है। अगले ही पल किम फिर डेथ के कमरे में पहुंच जाता है। वो गुस्से में डेथ पर चिल्लाने लगता है। डेथ उसे उठाकर दीवार पर दे मारती है। फिर उसके चेहरे पर पैर रखती है और एक बार फिर गोली मार देती है। अब उसकी चौथी जिंदगी शुरू होती है। इस बार वो बंधक बने एक आदमी के शरीर में जागता है। कुछ खतरनाक लोग उसके चेहरे पर पानी फेंकते हैं। वो पूछते हैं, लड़की और पैसे कहाँ छिपाए हैं? जब वो चुप रहता है तो उसकी आंख फोड़ने की धमकी देते हैं। डर कर किम कहता है कि वो सब बता देगा, लेकिन उसे अभी तक उस शरीर की यादें नहीं मिली होती। वो थोड़ा वक्त मांगता है। तभी लोग हथौड़ा उठाकर उसे डराने लगते हैं। उसी वक्त चमकता पत्थर उसके दिमाग में पहुंच जाता है। उसे सारी यादें वापस मिल जाती हैं। ये आदमी दुनिया भर में काम करने वाले एक खतरनाक अपराधी गिरोह का सदस्य है। इनका काम किसी भी तरीके से क्लाइंट की समस्या खत्म करना है, जरूरत पड़े तो हत्या भी। एक दिन उसे अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। वो भी अपराध और मारपीट वाली जिंदगी से भागना चाहती थी। दोनों साथ भागने का फैसला करते हैं। वो अपने बॉस के 10 अरब चुरा लेता है। पैसे छिपाकर लड़की से मिलने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। यादें मिलते ही किम उसकी जबरदस्त लड़ाई की स्किल्स इस्तेमाल करता है। वो कुर्सी उठाकर सब पर टूट पड़ता है। कुर्सी टूटने तक लड़ता रहता है। एक आदमी चाकू से हमला करता है। किम बच जाता है। चाकू गलती से उसी के साथी को लग जाता है। फिर भी लड़ाई नहीं रुकती। दीवार पर कई हथियार टंगे होते हैं। किम पहले मैन लाइट बंद कर देता है, फिर टॉर्च उठाकर अंधेरे का फायदा लेता है। भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक एक करके वो सभी एजेंटों को मार गिराता है। अब उसे भरोसा हो जाता है कि इस शरीर की ताकत से वो बच सकता है। वो पहले पैसे लेने का फैसला करता है, फिर वहां से भागने की सोचता है। वो अपना फोन उठाता है, एक बाइक चुराता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब एक चलते ट्रक के अंदर हो रहा था। वो तेज रफ्तार से शहर की तरफ भाग निकलता है। उधर उसका बॉस जान जाता है कि उसके आदमी हार चुके हैं। वो किम का मोबाइल ट्रैक करके उसकी लोकेशन पता लगा लेता है। किम की लोकेशन आसपास के सभी शिकारियों को भेज दी जाती है। जो उसे पकड़ लेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पूरे शहर में उसका पीछा शुरू हो जाता है। पुल पर एजेंट उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन किम हर गोली से बच जाता है। वो एक ट्रक के पीछे छिप जाता है। फिर अचानक दुश्मनों की गाड़ियों के पीछे
निकल आता है। वो बाइक से एक आदमी का हथियार छीन लेता है और पूरी रफ्तार से भाग निकलता है। दूसरा शिकारी निशाना चूक जाता है। गोलियां दूसरी गाड़ियों को लगती हैं। पूरे पुल पर बड़े हादसे होने लगते हैं। तभी वही ट्रक भी पहुंच जाता है जिसमें किम कैद था। वो पुल का रास्ता रोक देता है। कई गाड़ियां उससे टकरा जाती हैं। जोरदार धमाका होता है। पुल पार करते ही कई बाइक सवार और पुलिस भी उसके पीछे लग जाते हैं। खतरनाक सड़क के पास पहुंचते ही वो रफ्तार बढ़ा देता है। कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। पुलिस और कई बाइक वहीं फंस जाती हैं, लेकिन कुछ बाइक सवार अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। आगे दुश्मनों की गाड़ियां रास्ता रोक लेती हैं। किम सीधे एक मॉल के अंदर घुस जाता है। तेज रफ्तार में मॉल के बीच तक पहुंच जाता है। चारों तरफ दुश्मन उसे घेर लेते हैं। तभी उसकी नजर लिफ्ट पर पड़ती है। वो बाइक समेत अंदर घुस जाता है। दरवाजा ठीक समय पर बंद हो जाता है। छत पर पहुंचकर वो लंबी छलांग लगाता है। सीधे एक पुल में गिरता है जहां पार्टी चल रही होती है। पानी में गिरते ही उसका फोन खराब हो जाता है। अब दुश्मन उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। इसके बाद किम घाट पर उस लड़की से मिलने पहुंचता है। उसे देखते ही लड़की गले लगा लेती है। किम महसूस करता है कि ये आदमी उससे सच्चा प्यार करता था। वो उसे पैसों की जगह बता देता है। दोनों वहां जाने ही वाले होते हैं। तभी लड़की अचानक उसे गोली मार देती है। असल में शुरू से यही उसकी चाल थी। किम फिर डेथ के कमरे में पहुंच जाता है। डेथ उसे देखकर हंसने लगती है, लेकिन इस बार किम परेशान नहीं होता क्योंकि उसने पैसों की सही जगह नहीं बताई थी। वो सोचता है कि अगली जिंदगी में पैसे वापस ले लेगा। तभी डेथ फिर गोली मार देती है। अब उसकी 5वीं जिंदगी शुरू होती है। इस बार वो छोटी सी कोठरी में जागता है। वो घबरा जाता है। तभी एक गार्ड आता है। वो उसे उसकी असली बैरक में ले जाता है। रास्ते में दूसरे कैदी बॉल जाली पर मारते हैं। घूर घूर कर उसे डराने की कोशिश करते हैं। बैरक में पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके साथ और भी कैदी रहेंगे। सिर्फ 4 दिन बाद उसकी रिहाई होनी है। उसे ये भी पता चलता है कि उसी बैरक में एक खतरनाक साइको किलर भी है। कमरे में डरावनी पेंटिंग्स और साइकोपैथ पर किताबें रखी होती हैं। तभी उस किलर को अंदर लाया जाता है। किम देखकर दंग रह जाता है। वो जिनसंग होता है। अपनी पिछली मौत याद आते ही किम उस पर टूट पड़ता है। वो उसे बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन दूसरे कैदी दोनों को अलग कर देते हैं। उसी वक्त चमकता पत्थर फिर उसके दिमाग में समा जाता है। उसे पता चलता है कि ये शरीर एक MMA फाइटर का है। उसके परिवार पर एक गैंग का दबाव था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने एक सौदा किया। वो एक हिट एंड रन केस का झूठा इल्जाम अपने सिर ले लेता है। बदले में उसे 200 मिलियन मिलने वाले थे। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। कोरिया में वो अभी नाबालिग माना जाता था। योजना थी कि वो जल्दी बाहर आ जाएगा। वो झूठा गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन मुकदमे के दौरान घायल महिला की मौत हो जाती है। जज उसे 2 साल की सजा सुना देता है। बाद में वकील उससे मिलने आता है। वो उसे ब्लैकमेल करता है। कहता है 2 बिलियन दो, नहीं तो मैं सब सच पुलिस को बता दूंगा। एक और याद सामने आती है। जिन सांग जेल में आते ही खुद को साइकोपैथ दिखाने की कोशिश करता है। वो अजीब अजीब बातें करता है ताकि सब उससे डरें और वो सब पर राज करे। अब किम हंस पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि जिन सांग असली साइकोपैथ नहीं है। वो यहाँ उस स्कूल वाले लड़के का कत्ल करने की वजह से आया है। किम सबके सामने उसे थप्पड़ मारता है। उसकी सच्चाई सबको बता देता है। डर के मारे जिनसंग कुछ बोल ही नहीं पाता। बाकी कैदी भी उस पर टूट पड़ते हैं। बाद में सबको मैदान में जाने का समय मिलता है। वहाँ दूसरे कैदी भी जिनसंग को परेशान करते हैं। ये देखकर किम को सुकून मिलता है। कुछ देर बाद बढ़ईगिरी की क्लास शुरू होती है। अचानक एक कैदी आरी का ब्लेड किम पर फेंक देता है। किम आखिरी पल में बच जाता है। ब्लेड दीवार से टकराकर उछलता है और दूसरे कैदी की गर्दन में जा लगता है। किम तुरंत मदद के लिए चिल्लाता है। गार्ड घायल कैदी को बाहर ले जाते हैं। उनके जाते ही बाकी कैदी औजार उठा लेते हैं। वो बताते हैं कि वकील ने किम को मारने की सुपारी दी है और फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। किम इस शरीर की MMA स्किल्स का पूरा फायदा उठाता है। तेज मुक्के, किक और आसपास की चीजों से हमला करता है और एक एक करके सभी कैदियों को गिरा देता है। तभी जी यंग लोहे की रॉड लेकर वापस आता है। किम समझ जाता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था। वो उसे अपना दोस्त बनाने का फैसला करता है। रात में किम वॉशरूम जाता है। वहाँ जिन सांग एक नुकीला हथियार तेज कर रहा होता है। वो किम को मारने की तैयारी कर रहा होता है। किम उसे एक मुक्का मार देता है। एक पल के लिए उसका मन करता है कि जिन सांग को यहीं खत्म कर दे, लेकिन ऐसा करने पर उसकी सजा और बढ़ जाएगी। इसलिए वो दूसरा तरीका अपनाता है। वो कहता है कि उसे मरे हुए स्कूल वाले लड़के का भूत दिखाई देता है। फिर वो ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ वही लड़का जान सकता था। किम कहता है कि वो भूत हमेशा उसका पीछा करेगा। डर के मारे जिनसंग की पैंट गीली हो जाती है। आखिर रिहाई का दिन आ जाता है। जाने से पहले किम जिनसंग को दूध देता है और कहता है ये भूत ने भेजा है। जेल के बाहर वकील पैसों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन किम पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता है। कुछ समय बाद वो घाट पर पहुंचता है। वो पिछले जन्म में छिपाए हुए पैसे निकाल लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। एक कमरा किराए पर लेता है और सो जाता है। नींद में उसे लगता है कि उसकी माँ उसके चेहरे को छू रही है, लेकिन आंख खुलते ही पता चलता है कि वो सिर्फ सपना था। तभी इस शरीर की माँ का फोन आता है। किम रोते हुए कहता है कि वो जल्द मिलने आएगा। बाद में वो स्टेशन पहुंचता है। वो पैसे 2 बैग में बांट देता है। एक बैग लॉकर में रख देता है। अगर 4 दिन में वापस नहीं आया तो लॉकर का सामान जब्त हो जाएगा। अपने गांव पहुंचते ही कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। एक बूढ़ा आदमी उसे चाकू मार देता है। वो उसी औरत का पिता होता है जो हिट एंड रन में मारी गई थी। उसे गुस्सा था कि कातिल सिर्फ 2 साल की सजा पाकर बच गया, इसलिए वो बदला लेने आया था। किम माफी मांगता है। वो कहता है कि असली गुनहगार वो नहीं है। तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। बूढ़ा आदमी वहां से भाग जाता है। उसी समय जियंग वहां पहुंचता है। पहले वो मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल चाकू निकाल लेता है। असल में जेल वाली लड़ाई के दिन वो भी वकील का इनाम पाने के लिए हथियार लेने गया था। वापस आया तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने अच्छा इंसान बनने का नाटक किया। किम उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन जी यंग को यकीन नहीं होता। वो बार बार चाकू मार देता है। उसी दौरान उसकी माँ का फोन बजता रहता है और किम मर जाता है। फिर उसकी आंख डेथ के कमरे में खुलती है। डेथ उससे बस 2 बातें करती है, फिर उसे दोबारा गोली मार देती है। अब उसकी 7वीं जिंदगी शुरू होती है। वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होता है। फोन देखकर उसे याद आता है कि लॉकर का समय खत्म होने वाला है। वो भागता हुआ स्टेशन के अंदर पहुंचता है। रास्ते में कई लोगों से टकरा जाता है, लेकिन
कर्मचारियों के लॉकर खोलने से पहले ही पहुंच जाता है। वो अपना पैसों वाला बैग निकाल लेता है, फिर शीशे में अपना चेहरा देखता है। उसे पता चलता है कि उसका नया चेहरा पूरे स्टेशन के विज्ञापनों में लगा है। तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में समा जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक मशहूर मॉडल के शरीर में है। वो स्कूल के दिनों से ही लोकप्रिय था, अच्छे लुक्स की वजह से मॉडलिंग में जल्दी कामयाब हो गया। अब उसके पास खूब पैसा है। किम खुशी खुशी उसके आलीशान घर पहुंचता है। वो सोचता है कि इस बार वो जरूर बच जाएगा। तभी उसके दोस्त का फोन आता है। वो उसे एक वीआईपी पार्टी में बुलाता है। किम वहां जाने का फैसला करता है। वो अपनी पुरानी आदत की तरह खूब शराब पीता है, लेकिन इस शरीर की शराब सहने की ताकत कम होती है। वो बुरी तरह नशे में धुत हो जाता है। पार्टी में उसकी नजर टाई ऊपर पड़ती है। अब अपने भाई की मौत के बाद वही कंपनी का सीईओ बन चुका होता है। अगली सुबह किम देर से उठता है। उसका नया भाई उसे जगाने आता है। वो एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा होता है। मॉडल ने उससे वादा किया था कि वो उसके कैफे का ध्यान रखेगा। अब किम को कैफे संभालना पड़ता है। पहले ही दिन वो सोचता है कि भाई के जाते ही कैफे बंद कर देगा, लेकिन तभी जीसू अंदर आती है। उसे देखकर किम ठहर जाता है। उसे उनके साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। उसे वो दिन भी याद आता है जब हवा में उड़ते जीसू के कागज उसने उठाकर लौटाए थे। जीसू को कॉफी देते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका भाई बताता है कि जीसू रोज यहाँ आती है, वो बंद होने तक यहीं बैठती है और अब एक मशहूर लेखिका भी है। किम इंटरनेट पर उसका नाम खोजता है। उसे पता चलता है कि जीसू ने लेखन प्रतियोगिता जीती थी। उसे किताब छापने का मौका भी मिला था। पुरस्कार लेते समय उसने अपने बॉयफ्रेंड का शुक्रिया अदा किया था, जिसने हमेशा उस पर भरोसा किया। तभी किम को सच समझ आता है। उस दिन जीसू जो लिफाफा लाई थी उसमें दया के पैसे नहीं थे, वो उसकी इनामी रकम थी। पछतावे में किम तुरंत उसकी किताब खरीदने पहुंचता है। उसे याद आता है कि जीसू कहती थी उसकी कहानियां उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हैं। किताब पढ़ते हुए उसे उनकी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। उसका जलना, उनका साथ बिताया समय और एक दूसरे से आई लव यू कहना। रोते रोते उसकी नजर एक महंगे पेन पर पड़ती है। वही पेन जो उसने जीसू को देने का वादा किया था। असल में उसने वो पेन खरीद भी लिया था। उस पर जीसू का नाम भी खुदवाया था, लेकिन बारिश वाले दिन सामान शिफ्ट करते समय वो खो गया था। बाद में वही फूल वाला आदमी कैफे में आता है। उसके साथ एक औरत और छोटी बच्ची भी होती है। बच्ची जीसू को आंटी कहकर बुलाती है। तभी किम को अपनी गलती समझ आती है। वो आदमी जीसू का भाई था। अब वो सिर्फ जीसू के लिए पूरा हफ्ता कैफे खुला रखने का फैसला करता है। अगले दिन वो बिना घबराए उसका ऑर्डर लेता है और उसे मुफ्त में केक देता है। वो कहता है कि वो उसकी किताब का बहुत बड़ा फैन है। फिर वो एक कहानी का आइडिया बताता है। उसमें लेडी डेथ और बार बार मिलने वाली जिंदगियों का जिक्र करता है, लेकिन ऐसे जैसे वो किसी कहानी का किरदार हो। फिर वो जीसू से अपनी किताब पर ऑटोग्राफ मांगता है। तभी उसके हाथ में वही नाम वाला पेन देखकर वो चौंक जाता है। पता चलता है कि उसकी मौत के बाद उसकी माँ ने उसका सामान समेटा था और वही पेन जीसू को दे दिया था। अगले कुछ दिनों तक जीसू रोज कैफे आती रहती है। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। एक शाम जीसू पूछती है, तुम्हारी कहानी का हीरो अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं जाता? किम कहता है क्योंकि वो दर्द सह नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद जीसू चली जाती है। तभी कई पुलिस की गाड़ियां तेजी से निकलती हैं। एक ग्राहक बताता है कि कैफे का एक रेगुलर ग्राहक हादसे का शिकार हो गया। किम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं जीसू तो नहीं। वो भागता हुआ वहां पहुंचता है। सड़क पर खून देखकर जोर से चिल्ला उठता है। पुलिस उसे पकड़कर रोक लेती है। तभी भीड़ में उसे जीसू दिखाई देती है। तब जाकर उसकी जान में जान आती है। जीसू उसके पास आती है। वो कहती है कि उसे अच्छा लगा, वो उसकी इतनी परवाह करता है। फिर बताती है कि किम की मौत की खबर सुनकर उसका भी यही हाल हुआ था। वो अस्पताल में ही टूट कर बिखर गई थी। अगले दिन जीसू किम की कब्र पर जाती है। वो रोते हुए कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। दूर खड़ा किम ये सब देखता रहता है। जीसू के जाने के बाद वो अपनी ही यादगार के पास जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। किम झूठ बोलता है कि वो किसी और से मिलने आया था और बिना बात किए वहाँ से निकल जाता है। दूर से वो अपनी माँ को देखता रहता है। वो प्यार से उसकी यादगार साफ करती है। फिर वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर किम खुद भी टूट जाता है। वो बाहर भागकर जोर जोर से रोने लगता है। बाद में वो अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखता है, लेकिन दोस्त बनकर। उसमें लिखता है कि किम अपनी मौत से पहले उसके लिए कुछ पैसे छोड़ गया था। फिर वो अपने पुराने घर जाता है। पिछले जन्म वाले पैसों का बैग और चिट्ठी वहीं छोड़ देता है। पुरानी तस्वीरें देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। सड़क पर चलते हुए अचानक एक बड़ा साइन बोर्ड टूटकर उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये सिर्फ सपना था। अगले दिन जीसू के साथ फिर लंबी बातें होती हैं। फिर वो उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। उसे उनके हाथ पकड़कर साथ चलने वाले दिन याद आते हैं। भावुक होकर आखिर वो जीसू को पूरी सच्चाई बता देता है। उसे याद आता है कि पहले जीसू के ऑफिस वाले उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक वेटर था, लेकिन जीसू हमेशा गर्व से किम का परिचय कराती थी। वो कभी किसी को उनके रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाने देती थी। किम उससे माफी मांगता है, कहता है कि उसे छोड़कर जाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन जीसू कुछ कह पाती उससे पहले एक लग्जरी कार दोनों को टक्कर मार देती है। अगले ही पल किम फिर डेथ के कमरे में पहुंच जाता है। इस बार वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो डेथ की बंदूक छीन लेता है और उसके सिर में गोली मार देता है और इस सीरीज का पहला सीजन यही खत्म हो जाता है।